Hello everyone. So in today's lecture we are going to further learn about the origin of life and their different theories. So in last lecture we discussed about the two theories, we can say theories for origin of life. The first one was theory of special creation and the second one was cosmic panspermia theory. ठीक है, तो इन दो के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया है. नाउ फर्दर मूविंग ऑन टू द थर्ड थियोरी, जो कि है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ओके, जिसको और दो नाम से भी जाना जाता है, विच इज एबायोजेनेसिस एंड ऑटोजेनेसिस. तो ये जो थियोरी है, थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये एक्चुअल में एंशियंट थियोरी है सबसे पहले, यानी मोस्ट वी कैन से एंशियंट वन, जिसमें इसको एबायोजेनेसिस भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये थियोरी है वो उस फिनोमिनन को, उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है जो कि कहता है कि जो न्यू लाइफ है, यानी वी कैन से जो लिविंग बींग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग में से वो उनका बर्थ हुआ है, यानी वो उनका जनरेशन है पूरी, वो स्टार्ट हुई है. सो दिस थियोरी काइंड ऑफ सपोर्ट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, राइट, वी कैन से. सो दिस हाइपोथेसिस और दिस थियोरी वी कैन से वाज सपोर्टेड बाय एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो इस तरह की थियोरी में बिलीव करते थे. और ये थियोरी क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, लाइफ केम आउट ऑफ decaying and rotting matter like straw, mud, etc. spontaneously. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थियोरी है वो बिलीव करती है कि जो भी नई लाइफ है वो अर्थ पे फॉर्म हुई, नई लाइफ आई, वो किस में से आई? सो इट केम आउट लाइक डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर. तो यानी जो सड़ी हुई चीजें हैं तो उसमें से न्यू लाइफ है वो आई. तो जिसमें एग्जाम्पल कुछ दिया है उन्होंने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मड. तो ये मड वगैरह है जो कि सड़ी हुई कीचड़ जिसको हम बोलते हैं, तो सड़ी हुई चीजें कीचड़ वगैरह में से कुछ नई लाइफ है उसके फॉर्म से वो स्टार्ट हुए. तो इस थ्योरी का ये मानना है, यानी लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग थिंग में से स्टार्ट हुई है, उसका बर्थ हुआ है, इस तरह का कुछ मानना है इस थ्योरी का. दे बिलीव्ड दैट द मड ऑफ नाइल रिवर could give rise to fishes, frogs, crocodiles, etc. when warmed by light rays. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो क्या कहना चाह रहे थे? उनका मानना था कि जब भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाइल रिवर है जो कि सबसे लंबी रिवर है, तो उसका जो मड है यानी उसके आसपास का बैंक एरिया, राइट, रिवर का जो, तो वहां पे उस मड में जैसे ही सनलाइट आते हैं, सनरेज आते हैं, तो उसकी वजह से उस मड में ड्यू टू द सनरेज मड में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो बनना स्टार्ट हुए. ठीक है, जिस तरह से फ्रॉग्स, फिशेस एंड क्रोकोडाइल्स वगैरह. तो यानी इस थ्योरी का मानना है कि सबसे पहले तो लाइफ है वो, यानी जो लिविंग थिंग है वो नॉन लिविंग में से बने हैं. दूसरी चीज कि मड में बने हैं, और उसमें भी कहाँ पे? तो पानी में. जैसे कि मड है तो कीचड़ है तो पानी भी होगा और सॉइल भी होगी. तो पानी में वो जैसे ही सनरेज उसके ऊपर आए, यानी वो कीचड़ है, वो पानी है, वो गर्म हुआ और उसमें से ये सारे ऑर्गेनिज्म बने. तो इस थ्योरी का कुछ ये मानना है. बट नाउ डेज वी ऑल नो, क्योंकि वी हैव अ साइंटिफिक प्रूवन साइंटिफिक थ्योरीज ऑल्सो, जिसके थ्रू हमने ये प्रूव किया है, हमारे पास ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं कि ये पॉसिबल नहीं है ये चीज़ें, कि इस तरह से लाइफ का फॉर्म होना, दैट इज नॉट अ रिलेवेंट वन. और ये भी एक मानना ही था उस टाइम का, क्योंकि कोई भी लोग है वो इसको साबित नहीं कर पाए हैं, जिसे हम बोलते प्रूव नहीं कर पाए हैं कि इस तरह से नॉन लिविंग थिंग में से लिविंग थिंग बनी है. सो दैट इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल थ्योरी जो कि एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स मानते थे. तो उसमें कुछ सच्चाई नहीं थी और ना ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कोई भी. ठीक है, सो दैट वाज द थर्ड वन, थियोरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो बायोटिक मटेरियल है वो एबायोटिक में से फॉर्म हुआ है, ये मानना है इस थियोरी का. नेक्स्ट विल सी द फोर्थ वन,
थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो अभी हमने देखा एबायोजेनेसिस, दिस इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो नाउ it is proposed by Henry and Huxley. They stated that omnis vivum ex ovo or vivo. तो ये कुछ सेंटेंस दिया था उन्होंने, इसका क्या मतलब है? Which means new life can be originated on earth only by pre-existing life. तो इन साइंटिस्ट का मानना था, तो जो आगे की हमने थ्योरी देखी ए बायोजेनेसिस, उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है ये बायोजेनेसिस थ्योरी, कि इनका मानना था कि कोई भी नई लाइफ है जो कि अर्थ पे आती है वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, यानी जो पहले के ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के थ्रू ये नए ऑर्गेनिज्म है वो बन सकते हैं। सो वी कैन से कि अगर पेरेंट है देन ओनली चाइल्ड विल कम, राइट। तो ये मानना था इस थ्योरी का, जो कि सही भी है। वी ऑल नो कि कोई पेरेंट होते हैं उनके डीएनए थ्रू नई जनरेशन है वो आती है। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फ्रांसिस्को रेडी, साइंटिस्ट का नाम है, लाज़ारो स्पेरेंजानी एंड लुई पास्चर एक्सेट्रा सपोर्टेड द थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड डिस्प्रूव्ड द एबायोजेनेसिस। तो यानी बहुत सारे फिर उस टाइम के बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी इस बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किया, ना कि एबायोजेनेसिस को। यानी जो भी बायोटिक फैक्टर्स बनते हैं, जो भी लाइफ नहीं है वो अर्थ पे आती है, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में से ही आ सकती है। तो ये सबका मानना था। बट ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी ये नहीं प्रूव कर पाया कि ये जो पहले लाइफ आई वो कैसे आई, राइट। क्योंकि जो नई जनरेशन आती है वो ऑब्वियसली अपने पेरेंट में से ही आती है, चाहे वो स्पीसीज कोई भी हो, प्लांट हो और एनिमल हो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। बट कुछ तो पहले बना होगा, देन आफ्टर कम्स द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो सबसे पहले स्पीसीज बनी वो किस तरह से बनी वो तभी भी क्वेश्चन मार्क ही था। बट ये इतना वो कंफर्म जान गए थे कि विदाउट एनी पेरेंटल स्पीसीज देयर कैन नॉट बी पॉसिबिलिटीज ऑफ डॉटर स्पीसीज, राइट। तो नई जनरेशन है वो तो कंफर्म था कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में से ही आ सकती है। तो इतना बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया था उस टाइम पे, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। तो दे ऑल support the biogenesis theory for the origin of life, not the abiogenesis. So इसकी वजह से क्या हो गया, एबायोजेनेसिस की जो थियोरी थी उस टाइम पे वो कंप्लीटली डिनाई कर दी गई, कंप्लीटली रिफ्यूज कर दी गई। तो उससे फिर आगे कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ उस थियोरी में। एक्सपेरिमेंट ऑफ लुई पास्चर इज मोस्ट रिनोड अमंग ऑल ऑफ दिस। स्पेशली जो साइंटिस्ट थे लुई पास्चर, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जो कि उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे वो फॉर्मली प्रूव करते हैं कि बायोजेनेसिस थ्योरी है वही सही है फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। हेंस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज, यानी एबायोजेनेसिस थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल। यानी हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल ये जो एबायोजेनेसिस थियोरी थी यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियोरी थी वो कंप्लीटली उसको डिसमिस कर दिया गया। तो उससे फिर आगे डिस्कशन ही नहीं हुआ, ना ही कभी रिसर्च की किसी ने ट्राई की, क्योंकि वो कंप्लीटली डिनाई कर दी गई। क्योंकि बायोजेनेसिस है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने और वेरी फॉर्मली वेरी कन्वीनियंटली प्रूव कर दिया इसको कि ऐसे ही लाइफ है वो नई स्टार्ट होती है, देयर कैन नॉट बी एनी अदर पॉसिबिलिटीज। सो हाउएवर This did not answer how the first life form came on earth. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो बायोजेनेसिस थियोरी है वो ये तो हमें कंफर्म बताती थी उस टाइम पे कि नई जनरेशन है वो अगली जनरेशन में से ही आती है। बट सबसे पहले लाइफ फॉर्म है जो कि अर्थ पे आया वो किस तरह से आया ये थियोरी है वो ये चीज नहीं बता सकी, ठीक है। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि बायोजेनेसिस थियोरी जो थी वो इनकम्प्लीट थी, कंप्लीट नहीं थी। वो ओरिजिन ऑफ लाइफ है वो कंप्लीटली नहीं समझा सकी। हाफ पोर्शन दे मेड अस अंडरस्टैंड, बट शुरू का पोर्शन यानी शुरुआत कैसे हुई वो फिर भी पता नहीं चला इस थियोरी से। बट लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुई पास्चर, जो कि जिसकी वजह से ये फॉर्मली प्रूव हुआ उस टाइम पे कि नई जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन में से ही आते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। सो लेट्स सी द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुई पास्चर। His
experiment is also known as Swan neck flask experiment. तो ये जो लुई पास्चर का एक्सपेरिमेंट था उसको स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो फ्लास्क यूज किया था उसकी जो नेक पोर्शन था, यानी फ्लास्क का अगला पोर्शन, नेक पोर्शन जिसे हम बोलते हैं, वो कुछ स्वॉन के नेक की तरह दिखता था। जैसे कि आप लोगों ने व्हाइट कलर के स्वॉन देखे होंगे, एटलीस्ट पिक्चर्स में तो देखे ही होंगे, राइट? तो उनका जिस तरह का नेक का शेप होता है, सेम इस फ्लास्क का भी नेक का कुछ शेप है वो वैसा ही था। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ओके, देन नाउ फिर एक्सपेरिमेंट ये उन्होंने स्टार्ट किस तरह से किया? सो ही प्रिपेयर्ड स्टरीलाइज्ड सिरप ऑफ शुगर एंड किल्ड यीस्ट बाय बॉइलिंग देम इन फ्लास्क। सो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? एक स्टरीलाइज्ड सिरप बनाया। किसका? शुगर उसमें डाली एंड किल्ड यीस्ट। तो यीस्ट डाली तो अभी उसको बॉईल करेंगे तो यीस्ट है वो मर ही जाएंगी, तो यानी किल्ड यीस्ट एंड शुगर। इसका एक सिरप था जो वो बॉईल किया, तो बॉईल किया तो ऑब्वियसली वो स्टरीलाइज हो गया क्योंकि उसके अंदर कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह सकते। व्हेन द वाटर केम टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन इट रीचेस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज दैट काइंड ऑफ टेम्परेचर इज नॉट प्रिफरेबल फॉर देयर लाइफ। तो क्या हो जाएगा? ये जो सिरप बनाया उन्होंने शुगर का और उसमें जो यीस्ट थी वो यीस्ट भी मर गई एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे होंगे प्रेजेंट बाय मिस्टेक, देन ऑल्सो दे विल डिस्ट्रॉय। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? इस सिरप को है वो बॉईल कर दिया। ठीक है, किस में बॉईल किया? फ्लास्क में ही। ही टुक 2 फ्लास्क, वन ऑफ ब्रोकन नेक एंड अदर ऑफ काउड नेक। तो उन्होंने 2 फ्लास्क लिए। एक कैसा था? स्वॉन नेक फ्लास्क था, जैसे कि लंबी नेक जैसा पोर्शन था उसमें, अभी मैं डायग्राम भी दिखाऊंगी आपको। तो एक उस तरह का उन्होंने फ्लास्क लिया। दूसरा क्या लिया? ब्रोकन नेक, यानी लंबी नेक नहीं थी उसकी, शॉर्ट पोर्शन ही था, कैप पोर्शन शॉर्ट ही था। तो उस तरह के 2 फ्लास्क लिए। तो स्वॉन नेक फ्लास्क को एस शेप्ड नेक फ्लास्क भी बोला जाता है। सो एनी वर्ड इफ यू सी देन यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सपेरिमेंट ओनली, राइट? तो पहले तो उन्होंने एक सिरप प्रिपेयर किया, किसका? शुगर एंड किल्ड यीस्ट का। उसको बॉईल किया, यानी वो स्टरीलाइज हो गया, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी उसमें जिंदा नहीं रहे। देन उन्होंने 2 तरह के फ्लास्क लिए। कैसे 2? एक था लंबी नेक वाला जिसको स्वॉन नेक बोलते हैं, दूसरा था ब्रोकन नेक वाला यानी जिसका शॉर्ट नेक पोर्शन ही था। इस तरह के 2 फ्लास्क लिए। तो पहले इमेज में हम देख लेते ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये पहला एक स्वॉन नेक फ्लास्क है जिसको इधर बर्नर के थ्रू, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, बर्नर के थ्रू बॉईल किया। ओके, तो जैसे ही बॉईल किया तो ये जो यीस्ट प्लस शुगर सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? स्टरीलाइज हो गया, क्योंकि जैसे ही गर्म होगा वो सिरप तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे। ठीक है, और इसकी स्टीम है वो इस नेक में से बाहर निकली। तो इस नेक को ही क्या बोलते हैं? स्वॉन नेक फ्लास्क। तो इस तरह से आप एस शेप्ड कुछ फ्लास्क की नेक देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ फ्लास्क था। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट है कि जैसे ये सिरप है वो स्टरीलाइज्ड हो गया तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रही, यानी नो बैक्टीरिया हमने इधर लिखा है। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है, सिरप के अंदर तो मर गए क्योंकि उसको बॉईल किया, बट जो आसपास के एनवायरमेंट में यानी एटमॉस्फेयर में, हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे डस्ट पार्टिकल के साथ, वो भी इस नेक के थ्रू अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये नेक है वो एस शेप्ड है, तो आगे थोड़े पोर्शन में ही रहेंगे कि वो इस तरह से काउ होके अंदर नहीं आ सकते हैं। सो इस स्वॉन नेक फ्लास्क का एक क्या फायदा मिला उनको एक्सपेरिमेंट में कि एक तो फ्लास्क के अंदर भी हमने सारे बैक्टीरिया उन्होंने मार दिए थे, लुई पास्चर की बात कर रहे हैं, उन्होंने मार दिए थे, तो अंदर भी कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था, एंड बाहर से एटमॉस्फेयर में से भी कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता है, उस तरह का इस फ्लास्क का शेप था। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि शुगर सिरप में, जो कि एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए शुगर मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, तो उनका तो ये खाना हो गया, फूड हो गया। तो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर आके कार्बोहाइड्रेट्स को एज ए फूड यूज करके दे कैन ग्रो, दे कैन डिवाइड, राइट। बट अभी इधर ना तो पहले से कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बचे, ना ही कोई बाहर से अभी एंटर कर पा रहे। तो इसका मतलब ये फ्लास्क है वो पूरी तरह से कैसा है? स्टरीलाइज्ड है। तो इसीलिए जब
थोड़ी देर बाद इस फ्लास्क को, सिरप को बॉईल करके फिर रख दिया, छोड़ दिया फिर कुछ घंटों के लिए। फिर भी वहां पे देखा, फिर सैंपलिंग किया तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाए गए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि ना ही वहां पे कोई पेरेंटल स्पीसीज थी जो कि डिवाइड हो सके, ना ही कोई बैक्टीरिया बाहर से अंदर आ सके, क्योंकि उसकी नेक का शेप ऐसा था। तो इसीलिए स्वॉन नेक फ्लास्क में आफ्टर द बॉइलिंग, थोड़े टाइम छोड़ देने के बाद, कोई भी बैक्टीरिया फिर भी नहीं पाए गए। ठीक है, ये उन्होंने फर्स्ट स्टेप का एक्सपेरिमेंट किया। सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, एक दूसरा फ्लास्क लिया था जो कि कैसा था, ब्रोकन नेक फ्लास्क, जो कि आप डायग्राम में देख ही सकते हो। ये छोटी सी नेक पोर्शन है, उसका लंबा नहीं है, इस शेप नहीं है। तो इस तरह से एक ब्रोकन नेक फ्लास्क लिया। उसमें भी सेम, ये जो शुगर सिरप, शुगर प्लस यीस्ट सिरप जो सॉल्यूशन लिया, उसको बॉईल कर दिया पहले। ठीक है, तो यानी अभी पहले जो ओरिजिनल स्पीसीज थी अंदर कोई भी होगी इन केस, तो वो मर गई। ठीक है, बैक्टीरिया कुछ भी वायरस, तो वो मर गए, राइट। सो नाउ दूसरे सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट ने क्या किया उन्होंने, जैसे कि ये फ्लास्क है दूसरा, तो उसमें भी यही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया, वही क्या, शुगर सिरप है उसको स्टरीलाइज कर लिया। अब क्या होगा इसमें, जैसे ही ये फिर ठंडा होने के लिए इस फ्लास्क को रख दिया गया, तो क्या हो गया कि आफ्टर सम टाइम्स फिर उन्होंने वापस ऑब्जर्व किया इस फ्लास्क को, तो फिर भी वहां पे जैसे कि पहले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी स्वॉन नेक फ्लास्क में क्या हुआ था कि कुछ देर बाद भी देखा तो बैक्टीरिया कोई भी वहां पे ग्रो नहीं हुए थे। बट हियर व्हाट हैपन, इस फ्लास्क को थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दिया गया इस शुगर सिरप को, फिर कुछ घंटों बाद चेक किया तो वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट पाए गए। तो इसलिए आप देख सकते हो इस फ्लास्क में हमने नीचे ब्लैंक रखा है, ड्रॉ नहीं किया है कुछ भी डॉट्स, इधर हमने बहुत सारे डॉट्स दिखाए, इट मीन्स बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रोकन नेक है, सो इट मीन्स व्हाट, कि बाहर एयर में से सीधा ही बैक्टीरिया है वो एंटर कर सकते हैं इस फ्लास्क के अंदर, और इस शुगर सिरप को एज अ न्यूट्रिशन यूज करके दे कैन ग्रो एंड डिवाइड, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पेरेंटल स्पीसीज को एंटर कर गई, तो वो फिर डिवाइड होके अपनी जनरेशन है उन्होंने बढ़ा दी, अपनी तादाद है वो बढ़ा दी। ठीक है, और भले ही पहले हमने स्टरीलाइज कर लिया था, बट हवा में से, एयर में से तो बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्लास्क का शेप ऐसा है, तो वहां पे फिर बैक्टीरिया पाए गए। ठीक है, तो इस दोनों सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया लुई पास्चर ने, कि जब भी कोई भी पेरेंटल स्पीसीज प्रेजेंट है तो ही वो डिवाइड होके यानी अपनी नई जनरेशन है वो आगे बढ़ा सकती है। सो ओनली न्यू स्पीसीज कैन कम फ्रॉम देयर पेरेंटल स्पीसीज, विदाउट देम दे कैन नॉट ग्रो और डिवाइड और कैन टेक अ बर्थ। ठीक है, तो ये चीज थी उन्होंने प्रूफ किया, क्योंकि सेम इस पहले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या था कि कोई पेरेंटल स्पीसीज बची ही नहीं थी, अंदर जो फ्लास्क था उसके अंदर सिरप को स्टरीलाइज कर दिया गया था और बाहर से कोई एंटर कर नहीं पा रहा था। तो यानी इस फ्लास्क को बहुत घंटों बाद पड़ा रहने दिया, फिर भी देखा तो वहां पे कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि नई स्पीसीज बिना पेरेंटल स्पीसीज के आ ही नहीं सकती है। जबकि इस केस में भी ऐसा ही हुआ, पहले सब स्पीसीज को मार दिया, पूरा फ्लास्क स्टरीलाइज कर दिया, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पर अभी इसमें बाहर से भी कोई ना कोई स्पीसीज है वो एंटर कर सकती है, तो यानी जो बाहर से एंटर कर रहे हैं उसको हम पेरेंटल स्पीसीज मान के चले, सो दे कैन डिवाइड एंड ग्रो, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया है वो पाए गए। क्लियर, सो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियरली ये प्रूफ हुआ कि अगर पहले कोई स्पीसीज प्रेजेंट हो देन एंड देन ओनली न्यू स्पीसीज है वो आ सकती है। सो इसीलिए लास्ट थ्योरी पोर्शन है एक्सपेरिमेंट लुई पास्चर का, तो वो क्या है, सो ही शोड दैट इन प्री स्टरीलाइज्ड स्वॉन नेक फ्लास्क लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट because germ-laden dust particles in the air were trapped by the curved neck, which serves as filter. तो यानी जो स्वॉन नेक फ्लास्क था वो उसमें पहले तो हमने स्टरीलाइज कर दिया और बाहर से भी कुछ एंटर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो स्वॉन नेक फ्लास्क था तो वो नेक में फंस जाएंगे, अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह बाहर से आएंगे तो वो काउ में से पास होकर अंदर नहीं जाएंगे। सो दिस नेक इज एक्ट एज ए काइंड ऑफ फिल्टर। While in another flask open to air, it means broken neck, new living organisms arose. तो जो broken neck flask था उसमें नई स्पीसीज है, नया लिविंग है वो देखने को मिला, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ है वो देखने को
मिला। और ऐसा क्यों हुआ, तो ये अभी आप लोगों को पता है कि ऐसा होने के पीछे कारण था कि बाहर एयर में से बैक्टीरिया थे वो कुछ एंटर कर गए और उसकी वजह से क्या हो गया कि फिर वो डिवाइड होके उन्होंने अपनी तादाद है वो बढ़ा दी। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुई पास्चर, जिसको स्वॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और ये किसको सपोर्ट करता है, बायोजेनेसिस थियोरी को। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ थियोरी है ओपेरिन एंड हेल्डेन थियोरी, जिसको मॉडर्न थियोरी भी बोला जाता है। वाई इट इज कॉल्ड मॉडर्न थियोरी वो हम आगे देखेंगे ही, बट हियर आई एम टेलिंग यू ये मॉडर्न थियोरी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिस वाज द थियोरी जिसने एक्चुअल रिसर्च डायरेक्शन है वो दिखाई कि किस दिशा में हमें सोचना चाहिए फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें सही डायरेक्शन मिली सोचने की, उस टाइम पे साइंटिस्ट को सही दिशा मिली जानने के लिए कि किस दिशा में वो रिसर्च अपना आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में बेसिक थ्योरी थी रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी। ओके, नाउ लेट्स सी द थ्योरी। ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules, जैसे कि एग्जाम्पल्स आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्या कहा, इधर दो वर्ड है आपको जो ध्यान देना है, एम्फोसाइज करना है, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग, यानी पहले कुछ फॉर्म प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसमें से नई लाइफ बनी। और दूसरा वो कैसे थे, नॉन लिविंग थे बट ऑर्गेनिक मटेरियल थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो ये एक सही डायरेक्शन थी कि ओबीसी, जैसे कि हम लोग अभी तक कह रहे थे कि एबायोजेनेसिस कह रही थी कि सिर्फ कोई नॉन लिविंग थिंग में से ओरिजिन हुआ है, बायोजेनेसिस कह रही है कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ है उसका स्टार्ट हुआ है, शुरू हुई है। ठीक है, तो ये सही है, बट तो पहले है वो कहाँ से आए होंगे, राइट? तो इस थियोरी से हमें ये एग्जैक्ट आंसर मिलता है कि पहली लाइफ फॉर्म थी वो किससे आई होंगी, नॉन लिविंग थिंग में से। ओबियसली उनको आना पड़ा होगा, तभी लिविंग थिंग है वो स्टार्ट हुई वहां से, तो एक मार्जिन होगा नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच में। तो ओबियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है जो भी, वो नॉन लिविंग में से ही आया। बट कौन सी नॉन लिविंग, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि कौन से, आरएनए, प्रोटीन एक्सेट्रा। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। तो फिर ये पता चला कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ तो नॉन लिविंग थिंग में से ही आया है, बट ऑर्गेनिक, यानी प्रोटीन, आरएनए यानी डीएनए, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो अभी आप लोगों को पता है कि अगर हम एक सेल की बात करें, क्योंकि सबसे पहले जो लिविंग फॉर्म आया वो सिंगल सेल था, यूनिसेल्यूलर फॉर्म था लाइफ का। ठीक है, एकदम प्रिमिटिव था, सिंपल था, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही शुरू में आए थे। तो एक सेल को बनने के लिए क्या चाहिए, तो एज यू ऑल नो नाउ दैट सबसे पहली तो चीज है न्यूक्लिक एसिड, राइट? यानी डीएनए एंड आरएनए, वॉट एवर द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट। सो एक तो ये न्यूक्लिक एसिड चाहिए, फिर प्रोटीन चाहिए, ऑब्वियसली मेनी मोर थिंग्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स बोथ, बट दिस आर द बेसिक्स, राइट? अगर ये नहीं है तो सेल बनेगा ही नहीं। सो प्रिमिटिव सेल में ज्यादा कुछ नहीं था, बट न्यूक्लिक एसिड था, थोड़ा बहुत प्रोटीन था, और वाटर मॉलिक्यूल था जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यही चीज थी। तो यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स जब बन गए, यानी केमिकल इवोल्यूशन हुआ, तब ये सारे मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके सबसे पहला एक सेल बनाया, सिंगल सेल, जो कि एक लिविंग फॉर्म था, एंड इट विल एक्ट एज ए न्यू लाइफ। सो उन्होंने एक न्यू लाइफ की तरह, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट किया, एंड इट विल सर्वाइव। तो इस तरह से सबसे पहले जो लाइफ अर्थ पे आई वो नॉन लिविंग थिंग में से आई, बट वो ऑर्गेनिक थिंग थी, ऑर्गेनिक मटेरियल था, जैसे कि आरएनए, डीएनए, इट मीन्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड्स एज वेल, राइट? तो इससे हमें इस थ्योरी से एक तो ये चीज पता चली कि सबसे पहले लाइफ फॉर्म किस तरह से आया। दूसरी चीज कि इस अर्थ पे लाइफ के इवोल्यूशन के साथ साथ, यानी वो कब हुआ होगा, जब साथ में केमिकल इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये केमिकल इवोल्यूशन था वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ओबीसी सबसे पहले अर्थ पे आरएनए, प्रोटीन वगैरह तो नहीं थे, कुछ भी धीरे धीरे करके ही बने हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स।
तो हम देखेंगे इसके बाद एक थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन की नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि वो केमिकल इवोल्यूशन है वो अर्थ पे जब कुछ भी नहीं था तब आरएनए डीएनए कहाँ से बन गए, तो एक पूरा एक अलग से इवोल्यूशन है केमिकल इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस थ्योरी टेल्स अस कि केमिकल इवोल्यूशन पहले हुआ, फिर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सो वी कैन से लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। तो पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स बने, फिर ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बने, देन कम्स द बायोलॉजिकल इवेंट्स, यानी सेल बनना, यानी पहले यूनिसेल्यूलर, देन मल्टीसेल्यूलर एंड देन द एडवांस्ड एनिमल्स। Operen's theorem was published in his book called Origin of Life। तो उन्होंने ये जो अपना कॉन्सेप्ट था, थ्योरी थी ओपेरन हैंडलिन थ्योरी, वो उन्होंने किस में पब्लिश की, अपनी खुद की बुक में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी वाटर, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इसके अकॉर्डिंग ये सारे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो हम केमिकल इवोल्यूशन में डिटेल में देखेंगे, वो सबसे पहले वाटर में इकट्ठा हुए, क्योंकि पानी में ये सारे मिक्स्ड फॉर्म में थे, फिर वो धीरे धीरे करके एक कोलोइडल फॉर्म बना, ये आपस में मिल गए और उसने एक सेल बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई वो वाटर में स्टार्ट हुई, ये आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। सो वी कैन से द फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेटेड इन सी वाटर एंड दैट इज वाई वी कैन से द वाटर इज एसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्योंकि सबसे पहले वाटर में ही इसका इवोल्यूशन है वो हुआ। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट थ्योरी, सिक्स्थ, वो है एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स थ्योरी। सो ये अगेन काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल थ्योरी है, बिकॉज इसका कोई बेस नहीं है और इसके कुछ साइंटिफिक प्रूवन नहीं है जिससे हम ये कंफर्म पता कर सके। एंड एज यू ऑल नो नाउ कंफर्म थ्योरी कौन सी है, बायोजेनेसिस की है, ठीक है। और उसमें भी हमने लास्ट जो भी थ्योरी देखी फिफ्थ थी वो है ओपेरन हेल्डेन थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी भी बोला जाता है, जो कि एक्चुअल में हमें आइडिया देती है कि किस तरह से लाइफ है वो स्टार्ट हुई अर्थ पे, राइट। और उसी की वजह से केमिकल इवोल्यूशन पे भी उस टाइम पे साइंटिस्ट का ध्यान गया। तो दैट इज वाई साइड बाय साइड जो बायोकेमिस्ट थे उन्होंने भी अपना रिसर्च है वो उस डायरेक्शन में स्टार्ट किया कि ये जो पहले सेल बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड एसेंशियल चीजें थी उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, तो ताकि पता चले कि कब फिर ये केमिकल इवोल्यूशन खत्म हुआ एंड द लाइफ स्टार्ट्स, पहला सेल कैसे बना होगा। तो क्योंकि पहला सेल बनने के लिए सेल की जो एसेंशियल चीजें हैं, मटेरियल्स हैं, वो चाहिए होती है। तो इस तरह से ये पूरा एक सेल बनने के लिए कौन सा इवोल्यूशन हुआ, तो उसके बारे में फिर रिसर्च स्टार्ट हुआ और वो पता लगाया गया। देन कम्स टू द बायोलॉजिकल इवेंट्स। ओके, so that is why it is called modern theory. Now the next and the last theory for the origin of life is asteroids and meteoroids. So according to this theory, necessary matters for living beings came from another planets, and when they got proper environment on earth they were become living beings. तो इसका क्या कहना है इस थ्योरी का? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानना है कि अर्थ पे जो भी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे, यानी फर्स्ट सेल को बनने के लिए जो भी मेटल्स मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, वो अर्थ पे नहीं बने हैं, वो कहीं बाहर प्लेनेट में बन के फिर अर्थ पे आए हैं कोई ना कोई वजह से, और फिर इस तरह से अर्थ पे लाइफ है वो स्टार्ट हुई है। सो अकॉर्डिंग टू देम अर्थ पे लाइफ स्टार्ट होने के लिए कोई इवोल्यूशंस नहीं हुए हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुए, सीधे रेडीमेड ये सारे मॉलिक्यूल्स है वो कहीं बाहर से ही आ गए हैं अर्थ पे और सीधा ही यहाँ पे लाइफ है वो स्टार्ट हो गई है। So that is what this theory believes, and this theory believes in cosmos. So we can say cosmos theory है यूनिवर्सल, जो यूनिवर्स की थ्योरी है जो उस पे ये थिंक करती है, उसको सपोर्ट करती है। तो इस थ्योरी के रिलेटेड ये मानना है कि बाहर से ही सारी चीजें आई, अर्थ पे कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो ऑब्वियसली नाउ एज वी ऑल नो कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स वी कैन से, बट देयर इज नो साइंटिफिक प्रूवन फॉर दैट, सो वी कैन थिंक ओनली, राइट। ये कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास अभी भी कि कोई एक भी मॉलिक्यूल है वो रेडीमेड अर्थ पे आया होगा, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, वी कैन थिंक ओनली। तो हम ये सोच ही सकते हैं, ठीक है। बट जो हमारे पास प्रूफ है वो इस तरह के हैं कि तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ में से नई लाइफ बनेगी,
और ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यानी सबसे पहले लाइफ थी वो किस तरह से आई, तो फिर एक पहले पूरा एक केमिकल इवोल्यूशन था, देन कम्स द फर्स्ट स्टेप, जो कि सारे एक साथ मिलके मॉलिक्यूल ने एक सेल बनाए, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द केमिकल इवोल्यूशन, जिसको केमोजेनी भी बोलते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्टेप है कि सबसे पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर आएंगे माइक्रोमोलेक्यूल्स, देन कम्स द मैक्रोमोलेक्यूल्स, फिर वो मिलके एक सेल बनाया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट केमिकल इवोल्यूशन इज, जो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो टुडे विल कवर ऑल द थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। जो लाइफ फॉर्म थे अर्थ पे, उसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज थी आपके सिलेबस में, एज वेल एज एक्स्ट्रा ऑल्सो, जो कि जरूरी है एमसीक्यूज के लिए, तो वो हमने सारी है वो आज कवर कर ली। ओके, थैंक यू।